मीरा जब अपने फ्लोर पर आती है तो देखती है लंच टाइम खत्म हो चुका था और सारे एम्प्लॉयज़ भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। मीरा भी अपनी डेस्क की तरफ जाने लगती है पर उससे पहले ही त्रिशा बीच में आ उसे रोक लेती है। वो मीरा को शक भरी नज़रों से देख रही थी। मीरा उसे देख अपने दांत दिखा देती है। दांत दिखाने की जरूरत नहीं, चल बता, जब हम सब लंच के लिए कैफेटेरिया गए थे तब तू कहाँ थी? मीरा त्रिशा से झूठ नहीं बोलना चाहती थी और ना ही वो उसे सच बता सकती थी, इसलिए वो कहती है, वो हमारा एक बहुत पुराना दोस्त था, वो पास में ही किसी काम से आया था, इसलिए हम उसके साथ लंच करने चले गए थे। त्रिशा को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी, इसलिए उसने मीरा से ज्यादा सवाल नहीं पूछे और फिर वो दोनों अपने काम में लग गए। शाम का वक्त। मीरा पार्किंग लॉट शिवाक्ष का इंतजार करते हुए बड़बड़ा थी। मैं इंतजार करूंगा, कहा तो ऐसे था जैसे 2 घंटे पहले आकर खड़े हो जाएंगे। हूँ डॉट छूटे नहीं तो यहाँ मुझे उनका इंतजार करना पड़ रहा है। फोन करूँ क्या? नहीं नहीं, क्या पता किसी मीटिंग में हो और बेवजह मुझ मासूम पर भड़क जाए। मीरा अपने में ही लगी हुई थी कि सामने से उसे शिवाक्ष आते हुए दिखाई देता है। इस वक्त उसके साथ ऋषभ और 2-3 लोग और थे। वो उनसे कुछ बात करते हुए आ रहा था। उसे देखते ही मीरा सीधी खड़ी हो जाती है। शिवाक्ष कार के पास आ एक नज़र मीरा को देख उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल देता है। मीरा भी बिना कोई आनाकानी किए कार में बैठ जाती है। मीरा और शिवाक्ष के लिए तो ये नॉर्मल था, पर शायद ऋषभ और उसके साथ आए लोगों को शौक जरूर लगा था। वो लोग कई हद तक शिवाक्ष को अच्छी तरह से जानते थे। उसने आज तक खुद के लिए भी कार का दरवाज़ा नहीं खोला था। वो खुद की कार में किसी को बैठने ही नहीं दे रहा था, बल्कि खुद किसी जेंटलमैन की तरह उसके लिए कार का दरवाज़ा भी खोल रहा था। ये तो न्यूज़ की हेडलाइंस बनाने वाली बात थी। सबसे बड़ी बात तो वो उस लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे जिसे द शिवाक्ष राजवंश से इतना अटेंशन और स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, पर ये बात वो शिवाक्ष के चाहे बिना नहीं जान सकते थे। खैर, शिवाक्ष के उन्हें कुछ कहने पर वो होश में आते हैं और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। शिवाक्ष जब कार में आता है तब अंदर का नज़ारा देख उसके चेहरे पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ जाते हैं। मीरा डेस्क बोर्ड पर सिर रखे सो चुकी थी। उसका चेहरा शिवाक्ष की तरफ था। बालों की कुछ लटें उसके चांद से चेहरे पर आ उसे परेशान कर रही थी। उसे इस तरह परेशान देख शिवाक्ष अपना हाथ आगे बढ़ा उन जुल्फों को उसके कान के पीछे कर देता है जो उसे उसके चांद का दीदार करने से रोक रही थी। वो थोड़ी देर और मीरा को निहारता है, फिर उसकी सीट पीछे की तरफ कंफर्टेबल पोजीशन में सेट कर उसे अच्छे से सुला देता है और उसके बाल सहलाकर घर की तरफ बढ़ा देता है। मीरा के घर के बाहर पहुंच शिवाक्ष एक बार मीरा को देखता है जो बिना कोई फिक्र के आराम से अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। वो जानता था मीरा के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, पहले कॉलेज की पढ़ाई और फिर ऑफिस को काम, इन सब से वो बहुत थक जाती थी। वो इस वक्त बहुत आराम से सो रही थी और शिवाक्ष उसे बिल्कुल भी जगाना भी चाहता था, इसलिए गाड़ी से बाहर निकल वो अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करता है और बाहर खड़े खड़े इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजे खुलता है और आकाश लोअर टी शर्ट पहने बाहर आता है। शिवाक्ष उसे देख पैसेंजर सीट की तरफ इशारा कर देता है। आकाश एक नज़र उसे देखता है, फिर कार में आराम से सो रही मीरा को गोद में उठा घर में जाने लगता है, पर कुछ सोच पीछे मुड़ कहता है, वैसे मम्मी पापा घर नहीं है, तू चाहे तो खुद इसे गोद में उठा छोड़ने आ सकता है। शिवाक्ष उसकी बात सुन एक नज़र सोती हुई मीरा को देखता है, फिर प्यार से उसके सिर पर किस कर कहता है, जिस दिन ये मान जाएगी उस दिन तेरे मम्मी पापा के घर होते हुए भी पूरे हक से इसे छोड़ने आऊंगा। इतना कह शिवाक्ष अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। आकाश एक नज़र जाती हुई कार को देखता है, फिर अपनी गोद में सोई हुई मीरा को देख कहता है, आई विश सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाए। फिर वो मीरा को ले घर में चला जाता है। सुबह का वक्त। यूनिवर्सिटी में मीरा कॉरिडोर से गुजरते हुए जा रही थी। आज पूरी यूनिवर्सिटी में अलग ही माहौल था। जगह जगह पर आने वाली बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पोस्टर्स लगे हुए थे। हर कोई इधर से उधर भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े फेस्ट की तैयारियां चल रही हो। मीरा को जगह जगह शिवाक्ष के गेम की जर्सी पहने हुए, कहीं पर गोल करते हुए तो कहीं पर हाथ में ट्रॉफी लिए फोटो नजर आ रहे थे। वो भी बाकी सब की तरह उन्हें देख एक्साइटेड हो रही थी। उसे भी तो शिवाक्ष को खेलते हुए देखना था। मीरा सब कुछ देखते हुए जा ही रही थी कि सामने से आती हुई लड़की से टकरा जाती है।
अपने सिर में तेज दर्द का एहसास कर मीरा सामने वाले को कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले ही उसे दांत दिखाती हुई अवनी दिखाई दे जाती है। वो गुस्से में अपना सिर सहलाते हुए उससे कहती है, पागल है क्या, देखकर नहीं चल सकती, खुले सांड की तरह कहाँ भागे जा रही है, बेवकूफ नहीं तो। मीरा के इस तरह डांटने पर अवनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह दांत दिखाते हुए कहती, ओहो मीरू कितनी नाजुक है तू, थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं कर सकती तू। अच्छा अच्छा जल्दी चल, भाई का प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होने वाला है, पूरा कॉलेज वहाँ है और तू यहाँ मुझे बातों में उलझा रही है, जल्दी चल। अवनी मीरा की बात काटते हुए कहती है और बिना उसकी कोई बात सुने उसका हाथ पकड़ उसे ग्राउंड की तरफ ले जाती है। मीरा बस मुंह बनाकर रह जाती है, फिर शिवाक्ष के खेलने के बारे में सोच अवनी के साथ चल लेती है। मीरा और अवनी जब ग्राउंड में पहुंचते हैं तब देखते हैं कि ग्राउंड पूरा भरा हुआ था, वहां एक भी सीट खाली नहीं थी, यह तक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोगों में शिवाक्ष का इतना क्रेज होगा ये मीरा को आज पता चला था। वहां पूरे ग्राउंड में नंबर 28 के हुटिंग की आवाज आ रही थी, ये जर्सी नंबर शिवाक्ष के थे, भले ही हुटिंग के लिए ही सही पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिवाक्ष का नाम ले सके, इसलिए उसे हर बार उसके जर्सी नंबर से ही चीयर किया जाता था। मीरा को ये बात कल अवनी ने ही बताई थी, इसलिए उसे इस बारे में पता था। अवनी मीरा का हाथ पकड़े भीड़ को साइड करते हुए उसे आगे की तरफ ले जा रही थी। अवनी कहाँ ले जा रही है, अब क्या आगे वालों की गोदी में बिठाएगी, देख बिल्कुल जगह नहीं है। मीरा की बात पर बिना कोई ध्यान दिए अवनी उसे फ्रंट सीट पर ले जाती है जहां अंश बैठा था और उसी के पास में 2 सीट खाली पड़ी थी। एक सीट पर वो मीरा को बिठाती है और दूसरी पर खुद बैठा जाती है, फिर उसकी तरफ मुड़कर कहती है, हमारे लिए पहले ही सीट्स रिजर्व रहती है मीरू, आखिरकार हम स्कूल के ट्रस्टीज हैं। आखिरी लाइन अवनी ने बड़े ही एटीट्यूड से कही थी। उसकी पूरी बात सुन मीरा बुरा सा मुंह बनाती है, फिर अपने पास में बैठे अंश जो चिप्स खा रहा था उसे छीन कर खाते हुए कहती, ठीक है अब ज्यादा मत और शांति से बैठ जा, पता चला उड़ते उड़ते पापा की परी बन आसमान में पहुंच गई हो और हम तुझे कभी वापस भी न ला पाए। मीरा की बात सुन अंश उसे हाई फाई देते हुए जोर से हंस पड़ता है और अवनी उन दोनों को देख बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, हा वेरी फनी डॉट हा, यस सो मच। मीरा मुंह में चिप्स डालते हुए कहती है, मीरू अब मुझे मेरा पैकेट वापस दे। अंश मीरा से पैकेट लेने की कोशिश करते हुए कहता है, ना बिल्कुल नहीं, मुझे यही खाना है, इतने सारे पड़े हैं, तू कोई और ले ले। मीरा के इस तरह जिद करने पर अंश भी उससे पैकेट लेते हुए कहता है, नहीं अब तो मुझे भी यही खाना है। और फिर क्या शुरू हो जाती है उनकी खींचातानी। उनका ये रोज का था, इसलिए अवनी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उनके आसपास बैठे लोग मीरा और अंश को मुंह खोले देख रहे थे। ये क्या कोई 5 साल के बच्चे थोड़ी ना है जो ऐसे झगड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो अंश राजवंश एक लड़की के साथ ऐसे लड़ रहा था, वो भी मामूली से चिप्स के पैकेट के लिए, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मीरा अभी अंश से लड़ ही रही थी कि उसे सामने से ग्राउंड में आता शिवाक्ष दिखाई दे जाता है। अपनी जर्सी पहने पूरी टीम के बीच वो अलग ही दिखाई दे रहा था। मीरा उसे देख चिप्स का पैकेट छोड़ सीधी होकर बैठ जाती। शिवाक्ष के ग्राउंड में आने से चारों ओर उसी के ही चर्चे थे। वो अपने इस लुक में बहुत कातिलाना लग रहा था, लड़कियां तो बस उसे दिल थामे देख रही थी। शिवाक्ष एक नज़र पूरे स्टेडियम में घुमाता है और उसकी आंखें सिर झुकाए बैठी मीरा पर आकर ठहर जाती है। वो हमेशा की तरह व्हाइट कुर्ती और जीन्स पहने बहुत प्यारी लग रही थी। शिवाक्ष उसे देखने में ही खो जाता है। अब क्या नजर लगाएगा मेरी बहन को। आकाश के ऐसे बोलने पर शिवाक्ष उसे घूर कर देखता है और बिना कुछ कहे अपनी टीम के पास जा उन्हें गेम प्लान के बारे में बताने लगता है। आकाश एक नज़र उसे देखता है और फिर खुद भी उनमें शामिल हो जाता है। मीरा जो कब से अपना सिर झुकाए बैठी थी वो आकाश को वहां देख हैरत में पड़ जाती है। वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए अवनी की तरफ मुड़ उससे पूछती है, अवनी आकाश भाई यह क्या कर रहे हैं। अवनी मीरा के इस सवाल पर उसे अजीब नज़रों से देखती है, जैसे कह रही हो आर यू सीरियस, और उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है, अरे आकाश भी तो टीम में है और वो तो वाइस कैप्टन भी है। मुझे तो पता ही नहीं था, मीरा शॉक होते हुए कहती है। तुझे पता क्या होता है मीरू। अंश की बात का मीरा कोई जवाब देती उससे पहले ही मैच स्टार्ट होने की विसेल बज जाती है और वो अपना ध्यान मैच देखने में लगा लेती है।
ये मैच बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्टार्ट होने से पहले एक वार्म अप मैच था जो कॉलेज के प्लेयर्स के बीच ही खेले जाने वाला था। मैच स्टार्ट होने के 3 सेकंड में ही शिवाक्ष ने पहला बास्केट कर दिया था। पूरा स्टेडियम उसके नाम की हूटिंग कर रहा था। मीरा का पूरा ध्यान भी शिवाक्ष की तरफ था। वो खेलते हुए सोचने किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। शिवाक्ष की टीम बहुत बड़ी लीड से आगे थी। पूरा मैच एक तरफा था, फिर भी इससे कोई बोर नहीं हो रहा था। शिवाक्ष के साथ साथ आकाश भी बहुत अच्छे से खेल रहा था। जहां शिवाक्ष बास्केट पर बास्केट किए जा रहा था तो वही आकाश अपनी शानदार डिफेंस स्किल से अपोजिट टीम को हाफ कोर्ट पर ही रोक रहा था। पूरे मैच के दौरान शिवाक्ष और आकाश के लिए चीयर्स किया जा रहा था और इसी के साथ थोड़ी देर बाद ये एक तरफा मैच शिवाक्ष के आखिरी बास्केट के साथ खत्म हो गया। मैच खत्म होते ही अवनी मीरा को ले कोर्ट की तरफ बढ़ गई। अवनी कहाँ ले जा रही है? अब तो मैच भी खत्म हो गया, मीरा ने कंफ्यूज होते हुए कहा। अरे वो भाई को पानी पीना होगा इसलिए बोतल देनी है, नहीं तो कॉलेज की आधी लड़कियां बोतल देने के बहाने मेरे भाई के आगे पीछे मंडराती रहेगी, इसलिए मेरे साथ चल। मीरा अवनी की बात सुन अजीब सा लुक देती है, पर सामने का नजारा देख उसे अवनी की बात समझ आती है। सामने शिवाक्ष आकाश से बात करते हुए अपना पसीना पोंछ रहा था और उससे कुछ ही दूरी पर कई सारी लड़कियां हाथों में बोतल लिए खड़ी उसे ही देख रही थी, पर शायद शिवाक्ष के डर के कारण उसके पास नहीं जा पा रही थी। कहीं न कहीं मीरा को ये बात अच्छी लग रही थी, पर सामने से बोतल लेकर आती शालिनी को देख उसकी भौहें आपस में सिकुड़ जाती है। उसे शिवाक्ष के पास जाता देख मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अवनी शालिनी को शिवाक्ष की ओर जाते देख जल्दी से मीरा का हाथ पकड़ तेज कदमों से इसके पास पहुंच जाती है और शालिनी के कुछ करने से पहले ही शिवाक्ष को अपनी बोतल पकड़ा देती है। शिवाक्ष भी बिना आनाकानी किए बोतल ले उसमें से पानी पी लेता है। फिर वो शालिनी को टीजिंग लुक देती है, जिसका बोतल पकड़ा हुआ हाथ हवा में ही रह गया था। शालिनी भी गुस्से से उसकी ओर ही देख रही थी। उन दोनों की कोल्ड वॉर किसी के हंसने की आवाज से टूटती है। अवनी और शालिनी जब नजरें घुमाकर सामने देखती है तब वहां मीरा और अंश एक दूसरे को हाई फाई देते हुए शालिनी की तरफ इशारा कर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि वो दोनों शालिनी के पोपट होने पर हंस रहे थे। इसी के साथ अवनी भी हंसने लग जाती है। ओ गॉड अंशु, इसका तो पोपट हो गया। ये कहते हुए मीरा अंश का कंधा पकड़ एक बार फिर हंसने लग जाती है। उसके इतना हंसने से उसकी आंखों में से पानी भी आने लगा था। शिवाक्ष को मीरा का हंसता हुआ चेहरा देख सुकून मिल रहा था। वो बहुत प्यार से उसे देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शालिनी को बहुत ही एम्ब्रासमेंट फील हो रही थी। वो मीरा को बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, पर शिवाक्ष के वहां होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो फीकी सी मुस्कान दे वो रीना के साथ चली जाती है। बस कर मीरू, लोग तुझे पागल समझेंगे, आकाश मीरा की पीठ सहलाते हुए कहता है। उसके ये कहने पर मीरा आसपास देखती है। सबका ध्यान उन्हीं की तरफ था, पर मीरा को कहाँ किसी से फर्क पड़ता था। लेकिन शिवाक्ष को देख वो एकदम शांत हो जाती है। अंश और अवनी ने भी अपनी हंसी रोक ली थी। शिवाक्ष एक नज़र उन सबको देखता है और फिर मीरा की तरफ देख कहता है, आज क्लासेस नहीं है, इसलिए पार्किंग लॉट में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना कह वो आकाश के साथ वहां से चला जाता है। मीरा उसकी बात सुन गले का थूक गटकते हुए अवनी और अंश को बाय बोल पार्किंग लॉट की तरफ चली जाती है। पता नहीं क्यों, पर मीरा को शिवाक्ष के बात करने के लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्सा हो। आज क्लासेस नहीं थी, इसलिए अंश भी अवनी को घर छोड़ ऑफिस जाने का डिसाइड करता है, इसलिए वो उसे ले घर के लिए निकल जाता है। मीरा और शिवाक्ष ऑफिस जा रहे थे। अभी तक कॉलेज से निकलने के बाद उनमें कोई बात नहीं हुई थी, ना ही इन दोनों ने कोई कोशिश की थी। मीरा शिवाक्ष से बात करना चाहती थी, पर उसे न जाने क्यों शिवाक्ष का मूड अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिलहाल उसने शांत रहने का ही सोचा। ऑफिस पहुंचने के बाद शिवाक्ष ने मीरा को कल की जगह छोड़ा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। मीरा को ये अजीब लगा, पर फिर उसके नेचर के बारे में सोच उसने इस बात को जाने दिया और वो अपने फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वही दूसरी तरफ शिवाक्ष केबिन में आया और गुस्से में अपना कोट और टाई निकाल वही फ्लोर पर फेंक दिया। इस वक्त उसके माथे की नसें तनी हुई थी और आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो रही थी। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और बेहद शांत मगर सर्द आवाज में कहा, आई वॉन्ट देम जस्ट नाउ। इतना बोल उसने गुस्से में फोन काट दीवार पर फेंक दिया और अपने केबिन से बाहर निकल गया। वहीं मीरा जब अपनी डेस्क पर पहुंचती है तब वहां रखे फाइल के ढेर को देख हैरान हो जाती है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी फाइल उसकी डेस्क पर क्या कर रही है। वो सिर घुमाकर त्रिशा की ओर देखती है जो उसे सिंपैथी भरा लुक दे रही थी। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर सामने से आती रूबी के चेहरे पर उभरते स्mirk को देख उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये उसका ही काम है। मिस मीरा, दे आर सम इम्पॉर्टेंट फाइल्स ऑफ आर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, तुम्हें इन्हें स्टडी कर आज घर जाने से पहले एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करनी है। मीरा रूबी की बात सुन कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले ही रूबी बोल पड़ती है। इससे पहले कि तुम काम न करने का कोई नया एक्सक्यूज दो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें कई ऐसी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को आसान बनाने में काम आएंगे, इसलिए डोंट वॉट योर टाइम एंड स्टार्ट योर वर्क। इतना कह रूबी बिना मीरा की कोई बात सुने अपनी हील्स पटकते हुए वहां से चली जाती है। मीरा मन मारकर रह जाती है। उसे पता था कि रूबी उस पर अपनी खुन्नस निकाल रही है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रूबी उनकी सुपरवाइजर थी और उन्हें उनके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, इसलिए वो उसके ऑर्डर्स पूरे करने का डिसाइड कर अपने डेस्क पर जा काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में दो लोगों को कुर्सी से बंधा गया था। उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह मारने के निशान थे। वो बार बार अपने आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स से रहम की भीख मांग रहे थे, पर उन्हें रति भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुलता है। एक लंबा चौड़ा शख्स अंदर आता है। उसके हाथ में सिगरेट थी। वो आकर सामने रखी किंग चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसे आया देख वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड उसकी रिस्पेक्ट में सिर झुका अपनी अपनी जगह अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। चेयर पर बंधे दोनों लोग उस शख्स को देखने की कोशिश कर रहे थे, पर अंधेरे हो पाने के कारण वो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। वो शख्स अपने समाने खड़े बॉडीगार्ड को अंगुली से कुछ इशारा करता है। उसका इशारा मिलते ही बॉडीगार्ड्स का हेड बोलना शुरू करता है। चीफ, इनका मकसद किसी फैमिली मेंबर को चोट पहुंचाना नहीं था। इन्हें टीना मेहरा ने किसी इलीगल वेबसाइट से हायर कर मीरा मैम के चेहरे पर एसिड डाल उनका चेहरा बिगाड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उस कमरे में वहां पर बंधे आदमी को चीख गूंज जाती है। शिवाक्ष ने उस आदमी के चेहरे पर लगी चोट पर जली हुई सिगरेट लगाई थी। उसकी इतनी दर्द भरी आवाज सुन पास में बंधे पड़े आदमी ने डर के मारे अंदर ही टॉयलेट कर दिया। उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी, पर वहां पर खड़े बॉडीगार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे ये उनके रोज का काम हो। शिवाक्ष के इशारा करने पर वो बॉडीगार्ड्स कुछ प्लेट्स लाते हैं और उसमें से नमक मिर्ची निकाल उन दोनों के शरीर पर लगाने लग जाते हैं। इसी के साथ पूरे कमरे में उन दोनों की दर्द भरी चीखें गूंज जाती है। शिवाक्ष आराम से बैठा बिना पलके झपकाए उनकी चीखें सुन रहा था। उसके कानों के लिए ये किसी म्यूजिक से कम नहीं थी। वो लोग अपने आप को छोड़ने की भीख मांग रहे थे, पर आसपास खड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शिवाक्ष उन्हें देखते हुए बहुत ही सर्द आवाज में कहता है, जिन हाथों से इन दोनों ने एसिड की बोतल पकड़ी थी उन्हें काट कर फेंक दो, पर इन्हें मरने मत दो। ये मौत चाहेंगे पर वो इन्हें नसीब नहीं होगी। इतना कह शिवाक्ष अपनी लाल आंखों से उन्हें देख वहां से निकल जाता है। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुन वहां खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज से समझा जा सकता था कि उन दोनों ने शिवाक्ष के किसी बहुत ही अजीज को चोट पहुंचाने की सोचकर भी बहुत बड़ी गलती की है। केबिन में आज शिवाक्ष वहां रखे सामान को इधर उधर फेंकने लग जाता है। उसे ये सोचकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि किसी ने उसकी मीरा को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी था। जब उसे अपने सिक्योरिटी हेड से ये पता चला था कि दो लोग कुछ दिनों से अंश और अवनी पर नजर रख रहे हैं, तब उसे लगा शायद हमेशा की तरह उनके कुछ बिजनेस राइवल्स उसकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं। इसलिए उसने इस मैटर को हमेशा की तरह सॉल्व करने का सोचा, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में इतने ऊंचे मुकाम पर होने के कारण उन्हें हमेशा ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती थी। पर जब सुबह उसे ये पता लगा कि उनका मकसद राजवंश फैमिली को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि मीरा को चोट पहुंचाना है, तब उसका दिमाग खराब हो गया। वो कभी सपने में भी उसके ऊपर खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन लोगों ने तो उसका वो प्यारा सा चेहरा बिगाड़ने के बारे में सोचा था, ये वो कैसे होने दे सकता है। उससे गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसलिए उसने उन लोगों को ऐसी सजा देने के बारे में सोचा जिसे देख लोगों की रूह कब जाए और आइंदा से कोई शिवाक्ष के किसी अजीज को चोट पहुंचाना तो दूर की बात उसके बारे में सोचे भी ना। ये सब सोचते हुए शिवाक्ष का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था।
बढ़ते वक्त के साथ केबिन की हालत खराब होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा कैसे शांत करे। वो कुछ सोच अपनी पॉकेट में फ़ोन ढूंढने लगता है, पर फ्लोर पर बिखरे पड़े फ़ोन को देख अब उसको अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से टेबल पर रखे टेलीफोन से नंबर डायल करता है। हेलो। ये आवाज़ सुनते ही शिवाक्ष को अपना गुस्सा शांत होते हुए महसूस हो रहा था। कम टू माई कैबिन राइट नाउ। इतना कह वो बिना मीरा की कोई बात सुने फ़ोन काट देता है। उधर कॉल की दूसरी एयर शिवाक्ष का दिया हुआ ऑर्डर सुन मीरा अपना मुंह बना लेती है। एक तो इनके एम्प्लॉयज़ इतना सारा काम देकर जाते हैं, और ऊपर से ये है जब देखो किसी हिटलर की तरह ऑर्डर देते रहते हैं। हु कम टू माई कैबिन हिटलर नहीं तो। इतना कह मीरा प्राइवेट पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ जाती है। शिवाक्ष के केबिन के बाहर पहुंच मीरा बिना नोक किए अंदर चली जाती है, पर अंदर का नजारा देख उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। पूरा केबिन तहस नहस हो चुका था। सारा सामान फ्लोर पर बिखरा पड़ा था। वहां की हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वहां कोई सुनामी आई हो। मीरा केबिन की हालत देख कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही शिवाक्ष ने उसे अंदर खींच अपनी बाहों में भर लिया। मीरा के हाथ शॉक के कारण ऊपर ही रह गए। शिवाक्ष उसे बहुत टाइट हग किए हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था और मीरा का उसके पास होना उसे सुकून दे रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी बढ़ती धड़कनों से पता लगाया जा सकता था कि वो उसे कुछ होने के ख्याल से कितना बेचैन हो गया था। वो उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था, कुछ भी नहीं। मीरा शिवाक्ष की इस हरकत से अभी भी स्तब्ध खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर फिर शिवाक्ष की ऐसी हालत देख वो भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रख सहलाने लगती है। मीरा का साथ पाकर शिवाक्ष उसे अपने और करीब कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा उसकी खुशबू को अपने अंदर समाने लगता है। शिवाक्ष की हर हरकत से मीरा को अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे अपने शरीर में गुदगुदी का एहसास हो रहा था। उसके लिए यह एहसास बहुत ही प्यारा था। वो भले ही दुनिया के सामने इमोशनलेस बिजनेसमैन और रूथलेस डॉन था, पर वो अपनों को कुछ होने नहीं दे सकता था। आखिरकार वो भी एक नॉर्मल इंसान था जिसे अपनों को खोने से डर लगता था। उसे भी किसी का साथ चाहिए था, और वो उसे मीरा से मिल रहा था। लगभग 15 मिनट के लॉन्ग हग के बाद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण शिवाक्ष अपने सेंस में वापस आता है। वो अब तक शांत हो चुका था। वो धीरे से मीरा से अलग होता है और उसके फोरहेड पर किसकर उसके गाल को सहलाते हुए बहुत ही सॉफ्ट आवाज में पूछता है, डिड यू हैव योर लंच? वो शिवाक्ष में खोई हुई ही अपनी पलकें झपका देती है। शिवाक्ष उसे ऐसे देख मुस्कुराता है और कहता है, ओके नाउ यू कैन गो, बट रिमेंबर पार्किंग लॉट में जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिवाक्ष का हमेशा ये कहना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मीरा को हमेशा स्पेशल फील करवाता था। ये फीलिंग उसे हमेशा ही बहुत अच्छी लगती थी। वो उसकी बात पर धीरे से उससे अलग होती है और मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने ऋषभ दिख जाता है, जो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल लिए खड़ा था। मीरा उसे विश कर नीचे की तरफ निकल जाती है। मीरा को शिवाक्ष के आसपास देखना अब ऋषभ के लिए नॉर्मल हो गया था। वो अपना सिर झटकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है, पर केबिन में बिखरे पड़े सामान की वजह से ठोकर खाकर गिरने लगता है। उसी वक्त शिवाक उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा कर देता है। वो शिवाक्ष को थैंक यू बोल अपनी नज़रें पूरे केबिन में घुमाता है, और केबिन की ऐसी हालत देख उसे समझते देर नहीं लगती कि जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, नहीं तो शिवाक्ष उन लोगों में से नहीं था जो गुस्से में ऐसी हरकतें करे, क्योंकि सब कुछ हमेशा उसके कंट्रोल में ही रहता है। खैर, शिवाक्ष उसे रूम साफ करवाने का ऑर्डर दे उसके हाथ से फाइल ले केबिन के अंदर बने अटैच्ड रूम में चला जाता है। ऋषभ भी उसके जाने के बाद अपने काम में लग जाता है। शाम का वक्त। मीरा और शिवाक्ष घर जा रहे थे। वो दोनों ही आज शांत थे। शिवाक्ष को मीरा आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही थी। हो भी क्यों ना, उसने रूबी का दिया हुआ टारगेट कंप्लीट करने में जी जान लगा दी थी। शिवाक्ष मीरा के घर के सामने आकर कार रोकता है, पर मीरा का ध्यान कहीं और था। वो आज सुबह शिवाक्ष के केबिन में हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। भले ही शिवाक्ष के फेस पर कोई एक्सप्रेशन या इमोशंस शो नहीं हो रहे थे, पर वो अच्छी तरह से जानती थी कि शिवाक्ष उस समय परेशान था। शिवाक्ष मीरा को इस तरह खोया हुआ देख अपना गला साफ कर उसे होश में लाता है।
मीरा उसके सामने सवालिया नजरों से देखती है। ये देख शिवाक्ष बाहर की तरफ इशारा कर देता है। मीरा अपने घर को देखती है, तब उसे समझ में आता है कि वो घर आ चुके हैं। तुम। शिवाक्ष कुछ कहना चाहता था पर उससे पहले ही मीरा बीच में ही बोल पड़ती है। आप ठीक है ना? शिवाक्ष उसे कन्फ्यूजन में देखता है। मैं? हाँ आप। मेरा मतलब है सुबह आप परेशान लग रहे थे, सब ठीक तो है ना? मीरा को इस तरह अपनी फिक्र करता देख शिवाक्ष को बहुत अच्छा लगता है। वो उसके गाल सहलाते हुए कहता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अगर तुम मेरी इतनी फिक्र करोगी तो शायद ये दिल बगावत पर उतर आएगा। आखिरी लाइन शिवाक्ष ने बहुत धीरे से कही थी। मीरा जो कब से उसकी आंखों में खोई हुई थी, उसके छूने से उसे अपने शरीर में छुरछुरी सी महसूस हो रही थी। वो उसकी बात को समझ नहीं पाई। हाँ, वो बस इतना ही कह पाई। शिवाक्ष उसे अपने में खोया देख मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, जाओ, आकाश वेट कर रहा है, गुड नाइट। मीरा उसकी बात पर होश में आती है और बाहर देखती है, जहां आकाश घर के दरवाजे पर खड़ा किसी को फोन कर रहा था। और उसी समय मीरा के फोन की रिंग बजती है। कार के ग्लास ट्रांसपेरेंट न होने के कारण आकाश अंदर का नहीं देख सकता था, इसलिए वो शायद मीरा को फोन कर रहा था। उसका कॉल आते देख मीरा एक नज़र शिवाक्ष को देखती है, जो आंखों में कुछ अनकहे एहसास लिए उसे देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे अपनी तरफ ऐसे देख इसके गाल अपने आप लाल हो जाते हैं। वो पलके झुकाते हुए उसे गुड नाइट विश कर कार से निकल आकाश के पास चली जाती है। आकाश उसका हाथ पकड़ता है और एक नज़र शिवाक्ष को देखने के बाद मीरा को ले घर में चला जाता है। उसके जाने के बाद शिवाक्ष अपने दिल पर हाथ रखता है। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसकी बढ़ी हुई धड़कनों का कारण मीरा का कुछ देर पहले यूं शर्माना था। उसका चेहरा याद कर शिवाक्ष एक बार फिर मुस्कुरा देता है, फिर कार स्टार्ट कर घर की तरफ बढ़ जाता है। शिवाक्ष जब घर पहुंचता है तब देखता है पूरे राजवंश परिवार के सदस्य लिविंग रूम में बैठे शाम के स्नैक्स एंजॉय करते हुए टीवी पर चल रही न्यूज़ को देख रहे थे। राजेश जी, रंजित जी और अंश भी ऑफिस से आ चुके थे। अभिमन्यु और रुद्र भी वही थे। टीवी पर मेहरा परिवार के रातों रात दिवालिया होने की न्यूज़ चल रही थी। सारे शेयर होल्डर्स ने उनकी कंपनी से अपने शेयर्स वापस ले लिए थे। मिस्टर मेहरा के फेमस मॉडल्स के साथ कई सारे स्कैंडल्स बताए जा रहे थे। मिसेज मेहरा के ड्रग्स एडिक्टेड होने और कई जगह पर ड्रग्स सप्लाई में इन्वॉल्व होने की बात बाहर आ रही थी। उनकी इकलौती बेटी पिछले कई घंटों से गायब थी, किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। सबसे बड़ी बात, इस मामले में एसआर का इन्वॉल्व होना बताया जा रहा था। समझ नहीं आता लोग इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं। रंजित जी को हाँ में हाँ मिलाते हुए राजेश जी कहते हैं। वही तो भाई साहब, मिस्टर मेहरा ऐसे होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। हमने भी उनके साथ बिजनेस किया है, ऐसा कभी नहीं लगा कि वो इस तरह के कामों में भी शामिल हो सकते हैं। हर इंसान की शख्सियत वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है बेटा। कई लोग शराफत का चोला पहने अपने घिनौने इरादों को अंजाम देते हैं। हम जैसे लोग उनके मकसद को समझ नहीं पाते और वो अपने इरादों में आसानी से कामयाब हो जाते हैं। दादाजी की बात पर अब सहमति जताते हुए अपनी गर्दन हिला देते हैं। अवनी बड़े ध्यान से न्यूज़ को देख रही थी। उसे उस इंसान के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी जिसने चंद घंटों में मेहरा परिवार को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया था। वो अपना जवाब पाने के लिए दादाजी से पूछती है, दादाजी ये एसआर कौन है? उसका सवाल सुन राधा जी, सुनीता जी और दादी भी उन्हें देखने लग जाती है। यही सवाल कब से उनके मन में भी चल रहा था। रुद्र और अभिमन्यु एक दूसरे को देखते हैं और फिर सोफे पर टेक लगाए खड़े शिवाक्ष को, जो एकटक टीवी पर चल रही न्यूज़ को देख रहा था। उसके चेहरे पर काम एक्सप्रेशंस देख उन्हें ये तो समझ आ गया था कि इन सबके पीछे उसी का हाथ है, पर उसने ऐसा क्यों किया इसका जवाब उनके पास नहीं था। अवनी का सवाल सुन दादाजी एक गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू करते हैं। एसआर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बेटा, एक ऐसी शख्सियत है जो सबके लिए आज तक रहस्य है। गरीब, बेसहारा, अच्छे लोगों के लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं, पर गुनहगारों और मुजरिमों के लिए साक्षात शैतान का रूप है। वैसे तो वो अंडरवर्ल्ड का राजा है, पर आज तक उसने कोई इलीगल या गलत काम ना किया है और नहीं होने दिया। किसी को नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, ना कभी किसी ने उसका चेहरा देखा है। बस सुनी सुनाई कहानियां है कि बहुत ही छोटी उम्र में उसने किसी अंडरवर्ल्ड माफिया की जान बचाई थी। वो
माफिया उस वक्त अंडरवर्ल्ड का सबसे पावरफुल डॉन था। अपनी जान बचाने के बदले उसने उस छोटे से लड़के को ढेर सारे पैसे ऑफर किए, पर उसने उन्हें लेने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि पैसों की जगह उसने डॉन से अंडरवर्ल्ड के बारे में जानने और उसके साथ रहने की इच्छा जताई। वो डॉन उस लड़के की हिम्मत देख बहुत इम्प्रेस हुआ और उसे हाँ कर दी। कहा जाता है कि यही से एसार ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा था। लोग ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पर हाँ, उसे ऑफेंड करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो चंद पलों में किसी को भी अर्श से फर्श पर ला सकता है। सब बहुत दिलचस्पी से दादाजी की बात सुन रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कोई शख्स इतना पावरफुल भी हो सकता है। शिवाक्ष गौर से दादाजी के चेहरे को देख रहा था। एसार के बारे में बताते वक्त उनके चेहरे पर जो गर्व और खुशी थी वो उससे छिपी नहीं थी। अंश दादाजी की आखिरी बात सुन उनसे पूछता है, दादू, क्या आप कभी एसार से मिले हो? मतलब आप उनके बारे में इतना कैसे जानते हो? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, कोई नहीं जानता वो कौन है और कहाँ से आया है। ऐसे में मेरा उससे मिलना कैसे मुमकिन हो सकता है? बस सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं तुम सबको बता रहा हूँ। मतलब दादू, एसार किसी हीरो से कम नहीं। हाँ, कह सकते हैं। और दादू अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही दादी उन्हें रोकते हुए बोलती, अब बस भी कीजिए। क्या एसार नाम की माला जप रहे हैं? बता तो ऐसे रहे हैं जैसा आफी का पोता है। उनकी बात सुन अभिमन्यु जो जूस पी रहा था वो इसके गले में ही अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसे ऐसे देख रुद्र उसे आंखें दिखाते हुए उसकी पीठ सहलाने लगता है। तुम ठीक हो ना बेटा? आराम से खाओ, देखो गले में अटक गया ना। सुनीता जी को अपनी इतनी फिक्र करता देख अभिमन्यु उन्हें स्माइल देहा में अपनी पलकें झपका देता है। सुनीता जी का ध्यान पीछे खड़े शिवाक्ष पर जाता है जो अभी तक टीवी पर चल रही न्यूज़ देख रहा था। उसे आया देख वो कहती है, शिव बेटा जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाती ही। शिवाक्ष हाँ में सिर हिला अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। और आप लोग भी जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं और राधा डिनर तैयार कर लेते हैं। इतना कह वो राधा जी के साथ किचन में चली जाती है और बाकी सब अपने रूम में। रुद्र और अभिमन्यु अपने रूम्स में जाने की बजाय शिवाक्ष के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। शिवाक्ष अपने रूम में नहीं था। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आती। वो शावर ले रहा था। वो दोनों वही काउच पर बैठा जो हुआ उसके बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। तुझे क्या लगता है शिव ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि मेहरा कोई इतनी बड़ी भी हस्ती भी है कि शिवाक्ष को ये मैटर खुद हैंडल करना पड़े। उसकी बात सुन रुद्र जो किसी गहरी सोच में था वो जवाब देते हुए कहता है, अगर शिवाक्ष ने ये किया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा, वरना वो फालतू में ही अपना कीमती टाइम इन जैसों पे बर्बाद नहीं कर सकता। और क्यों किया है ये तो वो ही बता सकता है। वो दोनों बात कर हो रहे थे कि उन्हें बाथरूम में शिवाक्ष आता दिखाई देता है। उसके रूम में कदम रखते ही अभिमन्यु उस पर सवालों की बारिश कर देता है। तूने ये क्यों किया शिव? मेहरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्या? या उसने कोई ऐसी हरकत की जिसने तुझे ऑफेंड किया? बताना। बोल बोल, क्यों नहीं रहा है? शट अप। उसके इस तरह कहने पर अभिमन्यु अपने होठों पर अंगुली रख देते हैं, पर शिवाक्ष को कपबोर्ड की तरफ जाता देख वो फिर से बोल पड़ता है, अरे बता तो सही। नॉन ऑफ योर बिजनेस। इतना कह शिवाक्ष बिना उसकी कोई बात सुने वहां से चला जाता है। रुद्र जो कब से अभिमन्यु की हालत देख अपनी हंसी रोक हुए थे वो शिवाक्ष के जाते ही जोर से हंस पड़ता है। उसको अपने ऊपर हंसता देख अभिमन्यु जोर से उसके पीठ पर मुक्का मरता है और गुस्से में अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र भी अपनी पीठ पर हाथ रखे उसके पीछे हो लेता है। दूसरी तरफ मीरा अपने रूम की बालकनी के झूले पर बैठे चांद को देख रही थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और ये मुस्कान बीते दिनों शिवाक्ष के साथ बिताए गए पलों के कारण थी। उसे बार बार शिवाक्ष का उससे गले लग जाना और किस करना याद आ रहा था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि धीरे धीरे उनका रिश्ता सुधर रहा है। कहाँ तो शिवाक्ष उससे बात भी नहीं करना चाहता था और कहाँ अब वो खुद नए नए बहाने ढूंढता है बात शुरू करने के। उसे पता था शिवाक्ष कम बोलना पसंद करता है, पर अपने लिए उसे कोशिशें करते देख मीरा को खुशी हो रही थी। उसने अपने आप में भी बहुत बदलाव नोटिस किए थे। वो भी तो पहले शिवाक्ष से कितना डरती थी। अगर शिवाक्ष सामने से आ रहा होता तो वो अपना रास्ता बदल देती। छोटी से छोटी बात कहने के लिए वो बहुत अटकती थी, पर अब बिना कोई उलझन के वो उसके सामने अपनी बात रख लेती थी।
अब उसे शिवाक्ष का अपने पास होना डराता नहीं था, बल्कि उसे उसके पास रहना भाने लगा था। पता नहीं क्या महसूस करती थी वो उसके लिए, पर को भी था ये एहसास उसके लिए बहुत ही प्यारे और कीमती थे। वो अब शिवाक्ष के पास ज्यादा से ज्यादा रहना चाहती थी, बस कब सुबह हो और उसे शिवाक्ष का चेहरा देखने को मिले। शिवाक्ष के कार में जाना, केबिन में बैठ उसके साथ लंच करना, ये सारे पल उसके लिए बहुत कीमती थे, जिन्हें वो किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहती थी। वो थोड़ी देर और बैठ चांद को निहारती है और कल सुबह जल्दी उठने का सोच अपने रूम में सोने चली जाती है। पर यहाँ भी उसे कहाँ चैन था। बार बार करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद भी आ रही थी। जब भी वो आंखें बंद कर सोने की कोशिश करती के बार बार उसके सामने शिवाक्ष का वो हंसता हुआ चेहरा आ जाता और उसे देख वो मुस्कुरा देती। बहुत देर कोशिश करने के बाद रात के 2 बजे कहीं जाकर मीरा को नींद आई और शिवाक्ष को याद करते हुए वो अपने मीठे सपनों की दुनिया में खो गई। क्या रंग लाएगी मीरा और शिवाक्ष की यह कहानी? जानने के लिए साथ बने रहे कहानी ये राह प्यार की, सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अगली सुबह सिद्धार्थ और अंश कॉलेज में होने वाली बास्केटबॉल चैंपियनशिप की तैयारियों में लगे हुए थे, तभी उन्हें सामने से आती हुई अवनी और मीरा दिखाई दे जाते हैं। उन्हें देख सिद्धार्थ इम्पोर्टेंट कॉल का बताकर वहां से चला जाता है। वो दोनों अंश के पास आती है और मीरा उससे पूछती है, अंश ये सिद्धार्थ कहाँ चला गया? अभी तो यही था। वो कॉल अटेंड करने गया है, कोई इम्पोर्टेंट कॉल था शायद। अंश की बात सुन मीरा आसपास देखती है, पर सिद्धार्थ उसे कहीं नजर नहीं आता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सिद्धार्थ कुछ दिनों से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। अवनी के कहने पर मीरा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है ना, मैंने भी ये नोटिस किया है। मैं जब भी उससे कोई बात करने वाली होती हूँ वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है या फिर वहां से रफूचक्कर हो जाता है। डोंट वरी ना, जब वो आए तब खुद ही पूछ लेना। चलो मैं चलता ही, बहुत काम है मुझे, तुम्हारी तरह निठला भी बैठा हो। इतना कह अंश उन्हें जीभ दिखाकर वहां से भाग जाता है। मीरा और अवनी बस दांत पिसकर रह जाती है। हाथ लगने दे इसे, एक बार पीट पीट कर कचुम्बर नहीं बनाया ना। मेरा नाम भी मीरा चौधरी नहीं हूँ, बड़ा आया काम वाला। फिर वो दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं। आज कॉलेज में बहुत चहल पहल थी। मीरा को हर रोज से अलग नए चेहरे देखने को मिल रहे थे। कई सारे लोग अपने बैग्स उठाकर इधर से उधर घूम रहे थे। मीरा अवनी की तरफ मुड़ उससे पूछती है, आज कुछ है क्या कॉलेज में? ये इतने सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर इधर से उधर क्यों घूम रहे हैं? ओफो मीरू, मैंने तुझे बताया था ना, जब तक बास्केटबॉल चैंपियनशिप चलेगी तब तक पार्टिसिपेंट्स यही रहेंगे, और कल से कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सभी आज यह शिफ्ट हो रहे हैं। अवनी उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, हाँ तो मार क्यों रही है? आराम से भी तो बता सकती है, कितनी बार बोला है सिर पर मत मारा कर, दिमाग दुखता है। मीरा की नौटंकी पर अवनी नाम से हिला देती है। वह दोनों कैंटीन में जा नाश्ता कर वापस आ जाती है और क्लास की तरफ चल देती है। अचानक से मीरा को कुछ याद आता है और वो अवनी को रोकते हुए कहती है, तू चल क्लास में, मुझे लाइब्रेरी से बुक लेनी करनी है, मैं आती ही। ओके पर जल्दी आना। इतना कह अवनी वहां से चली जाती है। मीरा भी लाइब्रेरी में जाकर अपनी बुक लेती है और वापस क्लास की तरफ बढ़ जाती है। उसका ध्यान न होने के कारण वो सामने से आते हुई शख्स से टकरा जाती है और उसका सिर इस शख्स के चौड़े व मजबूत सीने से जा लगता है। ये दीवार बीच में कहाँ से आ गई? इतना कह मीरा अपनी नाक को रगड़ते हुए ऊपर देखती है। सामने लगभग 22-23 साल का लड़का खड़ा था, जिसने व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसका हैंडसम चेहरा खिड़कियों से छनकर आती हुई धूप से चमक रहा था और वो एकटक बिना पलक झपकाए मुस्कुराते हुए मीरा को ही देख रहा था। उसके ऐसे देखने से मीरा अनकंफर्टेबल हो रही थी और शायद ये बात उस लड़के को पता चल है थी। वो उसके लाल हो चुके नाक को देख एक बार और मुस्कुराता है और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहता है, आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, आपको कहीं लगी तो नहीं? मीरा उसे इतना सिंसियरली माफी मांग देख कहती है, नो डॉट एंड ओ आई एम सॉरी, मैं ही देख कर नहीं चल रही थी। इतना कह मीरा वहां से चली जाती है। वो लड़का उसे देख अपने दिल पर हाथ रखता हुए कहता है, मैंने सोचा था तुम्हें एक प्यारा सा सपना मान भूल जाऊंगा, पर अब नहीं, जब तुम खुद बार बार मेरे सामने आओगी तब कैसे मैं तुमसे दूर रह पाऊंगा। शिवाक्ष इस वक्त अपने केबिन में था। वो मीरा की कल की बनाई हुई रिपोर्ट चेक कर रहा था।
रिपोर्ट में उसे कहीं भी कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। उसे पता था मीरा अपने काम में कितनी अच्छी है, पर इतनी सारी डील्स से इतने कम समय में इम्पोर्टेंट पॉइंट को फिगर आउट कर इतनी जल्दी रिपोर्ट बनाना कोई आसान काम नहीं था, पर मीरा ने ये कर दिया था। शिवाक्ष अंदाजा लगा सकता था कि उसने इसमें कितनी मेहनत की होगी, तभी तो वो कॉल इतनी थकी हुई लग रही थी। शिवाक्ष रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी करता है और फिर कुछ सोच मीरा को फोन लगा देता है। मीरा जो पार्किंग लॉट में शिवाक्ष का इंतजार कर रही थी, वो उसका फोन आते देख झट से उठा लेती है। हेलो, आप कहाँ हैं? मैं कब से पार्किंग लॉट में आपका वेट कर रही हूँ। आप अभी तक आए क्यों नहीं? दूसरी तरफ शिवाक्ष उसके इतने सारे सवाल सुन मुस्कुरा देता है और कहता है, मैंने अंश को फोन कर दिया है, वो तुम्हें घर ले जाएगा। मीरा उसकी बात सुन कंफ्यूजन में पूछती है, पर क्यों? मैं घर क्यों जाऊंगी? मुझे तो ऑफिस जाना था। जाना था, पर अब तुम नहीं जा रही हो। मैंने तुम्हें आज के लिए लीव दी है, इसलिए एंजॉय योर डे। मीरा छुट्टी का सुन खुश तो होती है, पर वो शिवाक्ष से नहीं मिल पाएगी ये सोच दुखी हो जाती है और लो टोन में शिवाक्ष से कहती है, अच्छा, पर मुझे तो ऑफिस आना था। पता है मैं कितना एक्साइटेड थी। अरे मुझे तो रात में नींद भी नहीं आई कि कब सुबह हो और कब मैं ऑफिस जाऊं। शिवाक्ष उसकी इतनी लो टोन सुन अंदाजा लगा सकता था कि मीरा इस बात से खुश नहीं है, पर क्यों ये उसे पता नहीं था, इसलिए वो उससे पूछता है, तुम आज ऑफिस आने के लिए एक्साइटेड थी, पर ऐसा क्यों? मीरा उसका सवाल सुन इरिटेशन में कहती है, अरे वो इसलिए कि मुझे आपको देखना था, पर आपने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इतना कहते ही मीरा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अब जाकर उसे रियलाइज हुआ था कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया है। वो दांतों तले आपने जीभ दबा देती है और एक्टिंग करते हुए कहती है, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हेलो। इतना कह वो जल्दी से फोन काट देती है और फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचते हुए बड़बड़ाती है, मीरा चौधरी क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही है? अरे वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं उन पर लाइन मार रही थी? ना बाबा ना। भगवान जी प्लीज उन्होंने कुछ सुना न हो, और सुना हो भी तो प्लीज पिछले आधे घंटे की उनकी मेमोरी मिटा देना, प्लीज इतना सा कर देना। मीरा अकेले ही खड़ी खड़ी कब से भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने आप में हो बड़बड़ाए जा रही थी। पार्किंग लॉट में आते अंश ने जब ये देखा तो अपना सिरनामे हिला दिया और मीरा के पास जा उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, माना तू पागल है, पर प्लीज ये हरकतें यह मत कर। मीरा उसकी बात पर उसे घूर कर देखती है, पर वो अब लड़ाई करने के मूड में नहीं थी, इसलिए अंश के जूते पर अपना पैर मार वो बिना कुछ कहे कार में बैठ जाती है। बेचारा अंश बस अपना पैर पकड़ कर रह गया। उधर शिवाक्ष मीरा की बात सुन कब से मुस्कुराए जा रहा था। उसकी वो क्यूट सी शिकायत की वो उसे आज देखना चाहती थी, पर देख नहीं पाएगी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तुम मुझसे कुछ चाहो वो मैं न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहते हुए उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। रात का वक्त, चौधरी हाउस। सुमन जी किचन में खाना बना रही थी। मीरा उनके पास में ही खड़ी रोटियां सेक रही थी, तभी डोर बेल बजती है। मीरा सुमन जी को 2 मिनट रोटियां देखने का बोल दरवाजा खोलने चली जाती है। मीरा जब दरवाजा खोलती है तब देखती है सामने शिवाक्ष खड़ा था, उसके हाथ में कुछ पैकेट्स थे और वो एकटक मीरा को ही देख रहा था, जिसने शायद उसे इस वक्त यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप यहाँ क्यों नहीं आ सकता क्या? शिवाक्ष के पूछने पर मीरा ना में सिर हिलाते हुए जवाब देती है, नहीं, मेरा मतलब कोई काम था। शिवाक्ष उसका सवाल सुन थोड़ा उसके नजदीक आता है और धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, हाँ बहुत जरूरी। किसी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे देखना चाहती थी, पर मेरी गलती की वजह से ऐसा हो न सका, तो बस वही गलती सुधारने आया हूँ। अब जितना चाहे देख सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। शिवाक्ष की आवाज़ बहुत ही धीमी और सॉफ्ट थी और ये कहते हुए उसके होठ मीरा के कान को छू रहे थे, जिससे मीरा को अपने शरीर में झुरझुरी सी महसूस हो रही थी। वो पलके फड़फड़ाते हुए शिवाक्ष को देख रही थी। शिवाक्ष उसे ऐसे देख मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कान को चूम पीछे हो जाता है। मीरा उसकी इस हरकत से वही जम गई और धीरे धीरे उसके कान और गालों का रंग लाल होने लगा। उसे शिवाक्ष से बहुत शर्मा रही थी। शिवाक्ष की मुस्कान उसके रंग को ऐसे बदलता देख और भी गहरी हो जाती है। उसे मीरा का अपने आप से यूं शर्माना बहुत पसंद था। मीरा अपनी नज़रें इधर उधर फेर कुछ कहने की कोशिश करती है। वो मैं डॉट मतलब डॉट आप डॉट मैं।
वो कुछ कह पाती उससे पहले ही सुमन जी वहां आ जाती है। शिवाक्ष उन्हें देख नीचे झुक उनके पैर छू लेता है। मीरा उन्हें देख राहत की सांस लेती है। अगर वो ना आती तो पता नहीं वो शिवाक्ष को क्या जवाब देती। सुमन सी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, अरे आप बाहर क्यों खड़े, आए अंदर आइए। मीरा जाओ शिव के लिए चाय बना लाओ। शिवाक्ष उनकी बात सुन शिवाक्ष कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, मैं बस ये प्रसाद देने आया था। वो माँ और दादी मंदिर गए थे इसलिए उन्होंने भिजवाया है। ये कह वो अपने साथ लाए हुए पैकेट्स उन्हें पकड़ा देता है। सुमन जी उन्हें ले मीरा को थमा देती है और उसे शिवाक्ष के लिए पानी लाने का बोलती है। मीरा वो पैकेट्स ले किचन में चली जाती है और शिवाक्ष के लिए ग्लास में पानी ला उसे से देती है। इस दौरान पूरे वक्त मीरा ने एक बार भी शिवाक्ष को सिर उठाकर नहीं देखा था। अच्छा आंटी मैं अभी चलता हूँ। इतना बोल शिवाक्ष जाने के लिए उठता है पर सुमन जी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं बेटा डिनर तैयार है, आकाश और उसके पापा भी आने वाले होंगे, डिनर करके ही जाओ। शिवाक्ष को पता था कि वो सुमन जी को ना नहीं कह सकता और वैसे भी रुकने में हर्ज ही क्या है, उसे थोड़ा और वक्त मिल जाएगा मीरा के साथ बिताने के लिए, इसलिए वो बिना कोई ना नुकुर किए वही सोफे पर बैठ अपने ईमेल देखने लग जाता है। सुमन जी और मीरा वापस किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा खाना तैयार हो चुका था। अब तक हितेश जी और आकाश भी ऑफिस से आ चुके थे। हितेश जी शिवाक्ष से मिल अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है और आकाश शिवाक्ष को वहां आया देख शरारत भरी स्माइल कर उसके पास बढ़ जाता है। और भाई इतने बड़े बिजनेसमैन अपना कीमती वक्त निकाल हमारी कुटिया में आए हैं, कोई खास बात या खास वजह? शिवाक्ष को पता था आकाश उसे छेड़ रहा है पर वो भी शिवाक्ष राजवंश था, उसे कहाँ फर्क करने वाला था। वो उसे ऐसा इग्नोर कर देता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आकाश उसके ऐसे बिहेवियर पर मुंह बना अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। हितेश जी शिवाक्ष से पूछते हैं, और शिव बेटा कैसा चल रहा है काम? सब ठीक है अंकल, बस लगभग 1 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और तुम्हारे अंडर काम कर हमारी मीरा को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी बात पर शिवाक्ष हाँ में सिर हिला देता है और अपने सामने बैठी मीरा को देखता है जो जरूरत से ज्यादा सिर झुकाए खाना खा रही थी। उसे इस तरह से देख वो अपना सिर ना में हिला है। खाना खत्म होने के बाद आकाश, हितेश जी और शिवाक्ष लिविंग रूम में बैठे बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे, पर इन सबके दौरान मीरा एक बार भी शिवाक्ष के सामने नहीं आई थी और शिवाक्ष इसके पीछे का कारण बखूबी समझ रहा था। वो थोड़ी देर और इधर उधर की बातें करते हैं और फिर शिवाक्ष एक नज़र ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख आकाश और हितेश जी को गुड नाइट विश का घर चला जाता है। मीरा अपने रूम से शिवाक्ष को जाते हुए देख रही थी। वो कार का दरवाज़ा खोल अंदर बैठने ही वाला था पर अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस कर पीछे मुड़ एक नज़र मीरा के रूम की खिड़की पर डालता है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता, बस हवा के कारण पर्दे हिल रहे थे। वो कुछ सोचता है और कार में बैठ वहां से निकल जाता है। मीरा जो पर्दे के पीछे खड़ी थी वो कार जाने की आवाज सुन सामने खिड़की पर आती है और तब तक उसकी कार को देखती है जब तक उसके आंखों से कार ओझल नहीं हो जाती। पता नहीं क्यों पर शिवाक्ष के जाने से उसे खालीपन लग रहा था। वो चाहती थी कि शिवाक्ष थोड़ी देर और रुक जाए। मीरा अपने अंदर चल रही उलझन को शांत कर एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने बेड पर लेट जाती है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसे शिवाक्ष के होठ अपने कान पर महसूस हो रहे थे। उसकी की हुई किस को याद कर वो मुस्कुराते हुए शर्माकर अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती है। सुबह का वक्त। मीरा अपनी घर के सामने रोड पर खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। आज से बास्केटबॉल मैचेस स्टार्ट होने वाले थे। अंश और अवनी उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे इसलिए वो सुबह जल्दी चले गए थे। आकाश भी जरूरी मीटिंग होने के कारण ऑफिस चला गया था और वो सीधा मैच के टाइम ही कॉलेज आने वाला था। आज कोई क्लासेस नहीं थी पर मीरा भी आकाश और शिवाक्ष को खेलते हुए देखना चाहती थी इसलिए वो आज कॉलेज जा रही थी। उसे वेट करते हुए लगभग 15 मिनट से ज्यादा हो गए थे पर अभी तक कोई टैक्सी नहीं आई थी। वो आगे बस स्टैंड पर जाकर बस से जाने का सोचती है। वो आगे बढ़ी ही थी कि उसके ठीक सामने आकर एक कार रुकती है। मीरा सिर उठाकर सामने देखती है और उसकी नज़रें सीधा शिवाक्ष की नज़रों से मिल जाती है जो पैसेंजर सीट पर बैठा उसे ही देख रहा था। वो उसे देखने में ही खो जाती है। तभी उसे अभिमन्यु की आवाज़ सुनाई देती है जो ड्राइविंग सीट की खिड़की से सिर निकल उससे पूछता है,
ब्यूटीफुल कॉलेज जा रही हो क्या? अभिमन्यु की बात सुन होश में आती है और हाँ में सिर हिला देती है। ओके आ जाओ, हम वही जा रहे हैं, छोड़ देंगे। पर परवर कुछ नहीं, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। उसकी बात सुन मीरा आगे कुछ नहीं कहती और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है जहां रुद्र पहले से ही बैठा था। रुद्र उसे देख स्माइल पास करता है तो मीरा भी मुस्कुरा देती है। मीरा के बैठ जाने के बाद अभिमन्यु कार आगे बढ़ देता है। शिवाक्ष एक नज़र खिड़की से बाहर देख रही मीरा पर डालता है और फिर अपने गोद में रखे लैपटॉप पर काम करने में लग जाता है। कार में शांति थी और अभिमन्यु को ये बात रास नहीं आ रही थी, इसलिए वो बात की शुरुआत करने के लिए आगे के मिरर से मीरा को देखते हुए पूछता है, ब्यूटीफुल, आज क्लासेस तो है नहीं, फिर तुम कॉलेज क्यों जा रही हो? उसका सवाल सुन लैपटॉप पर काम कर रहे शिवाक्ष की आंगुलियां अपने आप रुक जाती है। वो एक नज़र मिरर से मीरा को देखता है जिसके चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। उसका चेहरा देख शिवाक्ष के आंखों में चमक आ जाती है। वो शायद इस सवाल का जवाब जानता था। मीरा एक नज़र शिवाक्ष को देखती है जो उसे ही देख रहा था। वो जल्दी से अपनी नज़रें फेरते हुए कहती है, वो भाई हाँ भाई का मैच है ना, इसलिए। इसका मतलब तुम हमारी टीम के लिए चीयर करोगी? मीरा उसकी बात पर गर्दन हाँ में हिला देती है तो अभिमन्यु बड़े आतिथ्यता से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, ठीक है ब्यूटीफुल, तुम मेरे लिए चीयर करना, वैसे मुझसे अच्छा कोई नहीं खेलता है। शिव भी नहीं? उसकी बात सुन अभिमन्यु झटके से गाड़ी रोक देता है। मीरा इससे संभल नहीं पाती और जैसे ही उसका सिर आगे वाली सीट पर लगाने वाला होता है, रुद्र उसके माथे और कंधे पर हाथ रख पीछे खींच लेता है। शिवाक्ष गुस्से से अभिमन्यु को घूरता है जो बेचारी सी शक्ल बना अपने दांत दिखा देता है। रुद्र मीरा को सही से बिठाते हुए कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है अभिमन्यु, अभी मीरू को लग जाती तो। इतना बोल वो मीरा को पास में पड़ी पानी को बोतल पकड़ा देता है। अभिमन्यु बेचारी सी शक्ल बनकर कहता है, सॉरी मीरा, वो क्या है ना, तुमने एकदम शिवाक्ष का नाम लिया ना, इसलिए जल्दी जल्दी में ब्रेक लग गए। उसकी बात सुन मीरा जो पानी पी रही थी वो उसके गले में ही अटक जाता है और वो जोर जोर से खाने लगती है। उसे तो अब समझ में आया कि उसने क्या किया है। रुद्र मीरा की पीठ सहलाने लगता है। शट अप अभिमन्यु। शिवाक्ष की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन अभिमन्यु अपने मुंह पर अंगुली रख देता है। शिवाक्ष पीछे मुड़ मीरा को देखता है जो अब तक शांत हो चुकी थी। रुद्र उसे धीरे धीरे पानी पिला रहा था। पानी पीकर मीरा सामने देखती है और शिवाक्ष को अपनी तरफ देखता पाकर वो अपनी अपनी नजरें नीची कर लेती है। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो सोचकर उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। शिवाक्ष ये बात बखूबी समझ रहा था, इसलिए वो बात को यही खत्म करते हुए अभिमन्यु को कार आगे बढ़ाने को कहता है। कॉलेज के गेट के बाहर ही मीरा अभिमन्यु से कहकर वही उतर जाती है। इसका कारण सब जानते थे, इसलिए किसी ने कोई ना नुकुर नहीं की। उसे वहां छोड़ वो भी कॉलेज में अंदर की तरफ बढ़ गए। मीरा भी कॉलेज के अंदर बढ़ गई। आज कॉलेज में बहुत भीड़ थी। जगह अलग अलग टीम्स और उनके प्लेयर्स के पोस्टर नजर आ रहे थे, पर सबसे ज्यादा वहां शिवाक्ष छाया हुआ था। मीरा अपने से थोड़ी दूर खड़ी कार को देखती है जिसके पास शिवाक्ष, रुद्र और अभिमन्यु खड़े थे। वो लोग वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे पर वहां पर खड़ी भीड़ उन्हें जगह ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी वहां आ गया हो और उससे फैंस ऑटोग्राफ मांग रहे हो भी क्यों ना। आखिर शिवाक्ष राजवंश कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। लोग तरसते थे उसकी एक नज़र पाने के लिए। सबसे ज्यादा तो वहां लड़कियां खड़ी थी जो हाथों में शिवाक्ष का पोस्टर लिए हूटिंग कर रही थी। और मीरा को यही बात अच्छी नहीं लग रही थी। आज शिवाक्ष को इतने लोगों से घिरा देख मीरा को उसके और शिवाक्ष के बीच फर्क साफ साफ नजर आ रहा था। शिवाक्ष की इतनी बड़ी चमचमाती दुनिया के सामने उसकी अपनी छोटी सी दुनिया तो कुछ भी नहीं थी। वो तो बस एक मामूली सी लड़की थी जो हर दिन अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी। पर शिवाक्ष तो वो सितारा था जो आसमान में सबसे ऊपर चमकता था। पता नहीं क्यों पर अपने आप को शिवाक्ष से इतना अलग पाकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या यही कारण था जिसकी वजह से शिवाक्ष ने उससे बचपन में बात करना बंद कर दिया था और वो उसे देखते ही गुस्सा हो जाता था। ये सब सोचते हुए मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर से उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया है और वो सांस नहीं ले पा रही हो। वहां खड़े खड़े अब उसे घुटन हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाती है।
वो सीधा बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंचती है जहां अवनी सारी अरेंजमेंट को एक लास्ट बार चेक कर रही थी। मीरा का पेल पड़ चुका चेहरा देख अवनी उसके पास आती है और उसे कंधे से पकड़ चिंता भरी आवाज में पूछती है, क्या हुआ मीरू, तेरा चेहरा इतना पिला क्यों पड़ा हुआ है, बीमार है क्या? अवनी सवाल सुन मीरा ना में सिर हिलाती है और अपने माथे पर आया पसीना पोहुए झूठी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अवनी, वो बस धूप बहुत है ना बाहर इसलिए। अवनी उसकी बात सुन पूरी तरह से तो कन्विंस नहीं होती है, पर फिर बाद में पूछने का सोचते हुए मीरा को स्टेडियम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अच्छा कोई नहीं, तू वहां जाकर बैठ जा, 4 सीट्स है अपनी, अब 15-20 मिनट में मैच स्टार्ट होने ही वाला है। मीरा उसकी बात सुन में सिर हिलाती है और अपनी सीट्स की तरफ बढ़ जाती है। स्टेडियम फुल भरा हुआ था, हर तरफ लोग अपने अपने फेवरेट्स प्लेयर्स को चीयर्स कर रहे थे। मीरा को वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नेशनल मैच में आ गई हो। थोड़ी देर बाद अंश और अवनी भी अपना काम खत्म कर मीरा के पास आकर बैठ जाते हैं। उन्हें अकेला आया देख मीरा पूछती है, सिद्धार्थ कहाँ है? अंश उसे कुछ बोलने वाला था कि सिद्धार्थ आकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। उसे देख मीरा हाईबोल स्माइल देती है, बदले में सिद्धार्थ भी फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेर लेता है। तभी वहां पर जोर जोर से हूटिंग होने लगती है। वो जब सामने देखते हैं तब उनके अपोजिट जो कॉलेज खेलने वाला था उसकी टीम ग्राउंड में आ चुकी थी। हाँ, ये सारे कितने हैंडसम है। ये आवाज सुन मीरा अवनी पीछे मुड़ देखती है। वहां कुछ लड़कियों का ग्रुप बैठा था जो ग्राउंड में आए प्लेयर्स पर कमेंट्स कर रही थी। मीरा और अवनी एक बार उन्हें देखती है और फिर एक दूसरे को देख मुंह बिगाड़ देती है। तभी वहां पर उनके कॉलेज की भी टीम आ जाती है और पहले से भी ज्यादा जोर जोर से हूटिंग होने लगती है। सबसे आगे अभिमन्यु था जो अपनी गर्ल फैंस को फ्लाइंग किसी देते हुए ग्राउंड में आ रहा था, पर उसके पीछे आ रहे रुद्र, आकाश और शिवाक्ष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उन्हें किसी के होने या न होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शिवाक्ष को जर्सी में देख मीरा का दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह धड़कने लग जाता है। वो इस व्हाइट जर्सी में भाई ही हैंडसम लग रहा था। ऊपर से माथे पर आते उसके सिल्की बाल और एक्सप्रेशनलेस चेहरा उसे और हॉट बना रहे थे। मीरा उसे देखने में ही खोई हुई थी। जब शिवाक्ष की नज़र उसके चीर पास पड़ती है तब वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लग जाती है। पूरे स्टेडियम में शिवाक्ष की बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर लड़कियां उसके लिए चीयर्स कर रही थी, पर उसने सबको ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते। थोड़ी देर बाद रेफरी विसल बजाता है और मैच स्टार्ट हो जाता है। बॉल आकाश के हाथ में थी और वो सीधे 3 पॉइंट से शूट कर देता है। इसी के पूरे ग्राउंड में उसके नाम का शोर होने लगता है। उनमें से एक मीरा भी थी जो जोर जोर से आकाश का नाम ले उसे चीयर कर रही थी। आकाश उसे देख थम्स अप का इशारा कर देता है और शिवाक्ष के सामने मुड़ उसे आईविंग करता है, जैसे उसे जियोलिस फील करवाने की कोशिश कर रहा हो। शिवाक्ष इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, पर कहीं न कहीं उसे सच में जलन हो रही थी। इस गुस्से में वो बहुत एग्रेसिवली खेलने लग जाता है, जो सामने वाली टीम को बहुत भारी पड़ता है। उन्हें तो बास्केट करने का मौका ही नहीं मिला था। शिवाक्ष के लास्ट शूट के साथ मैच खत्म हो जाता है। इसी के साथ शिवाक्ष की टीम जीत जाती है। शिवाक्ष पसीने में भीगा हुआ था, कुछ बूंदें उसके बालों से गिर उसके टी शर्ट के अंदर तक का सफर तय कर रही थी, जो उसे बहुत हॉट बना रहा थी। सब लोग उसके लिए हूटिंग कर रहे थे, पर वो बिना किसी पर ध्यान दिए अवनी को कुछ इशारा कर अपने पर्सनल रूम की तरफ चला जाता है। अवनी उसका इशारा समझ अपने साइड में रखे बैग को उठाती है और जैसे ही जाने वाली होती है वैसे ही उसके फोन की रिंग बजने लग जाती है। अवनी फोन उठा कुछ बात करती है और जल्दी से मीरा को वो बैग पकड़ाकर अंश को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, मीरा इस बैग में भाई के कपड़े हैं, प्लीज जल्दी से उन्हें दे आ, वो अपने पर्सनल रूम में होंगे। इतना बोल अवनी बिना उसकी कोई बात सुने वहां से जल्दी में चली जाती है। पर मीरा बस इतना कहकर ही रह गई।